मुझे आज मौका मिला है दर्शकों के साथ जुड़ने में और एक बहुत ही अहम टॉपिक ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में चर्चा करने के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस को मैं अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो दो शब्दों का मिक्सचर है। ऑस्टियो यानी कि बोन, जो हमारी हड्डी होती है, और पोरोसिस यानी कि जो नरम हो गया होता है, नाजुक हो गया होता है। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस मतलब वो हड्डी की बीमारी है जिसमें बोन नाजुक हो जाता है। इतना नाजुक हो जाता है कि बहुत आसानी से फिर वो टूट जाता है, और जब कोई बोन टूट जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी हड्डियों की बीमारी है जिसमें बोन्स अंदर से, हमारी हड्डियां अंदर से नरम और कमजोर हो जाती है, जो हल्के से प्रेशर पे, हल्के से गिरने से भी या झटका लगने से भी फिर टूट जाती है। अक्सर क्या होता है कि हमारी बोन्स जो है, मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। हमारा बोन्स बहुत ही स्ट्रांग होता है। बोन्स के दो हिस्से होते हैं। एक बाहरी हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्टिकल बोन बोलते हैं, और ये कॉर्टिकल बोन बहुत ही स्ट्रांग होता है। अंदर का जो हिस्सा होता है बोन का, वो ट्रबैक्युलर बोन बोलते हैं। तो जैसे आप ये जाली वाला बोन देख पा रहे हैं, वो जाली वाला बोन ट्रबैक्युलर बोन होता है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक स्ट्रांग बोन है, ये एक नॉर्मल हड्डी है जो अंदर से ऐसी दिखती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में क्या हो जाता है, बढ़ती उम्र के साथ जब हमारे बोन्स कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो बाहर का कॉर्टिकल बोन बहुत ही पतला हो जाता है, और अंदर का जो जाली वाला बोन है, ये वाला, आप देख पा रहे हैं कि ये जो जाली है वो किस तरह से फैल गई है, बहुत ही नाजुक और पतली हो गई है। इसलिए अगर आप ये हड्डी और ये हड्डी कंपेयर करें, तो अगर ये हड्डी पे कोई झटका आ गया, गिर गया, तो हम समझ सकते हैं कि इसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये हड्डी एक हाइट से गिर गई तो डेफिनेटली ये टूट जाएगी और फ्रैक्चर करेगी। तो उसको फिर हम ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर कहते हैं। जो कॉमनली जो साइट्स है जहां पे ये फ्रैक्चर होते हैं, वो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन में, हिप्स और कलाई में। तो बहुत हमने सुना होगा कि महिलाएं वॉशरूम में गए, थोड़ा पैर फिसल गया, हल्का सा फिसल गया, लेकिन हाथ ऐसा था और फिर कलाई टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। सो दीज आर ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। ये साइलेंट डिजीज है। साइलेंट डिजीज क्यों हम मानते हैं? क्योंकि जैसे हमारे बाकी सब बीमारियां हैं, जैसे अगर हमको दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो उसमें लक्षण आते हैं कि आपको छाती में दर्द होगा, सांस फूलने की बीमारी होगी, तो आप जाके वो चेक करवाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट से। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे कोई खास लक्षण आते नहीं है। वो अंदर ही अंदर आपके बोन्स कमजोर हो रहे हैं, और फिर जब उसका कॉम्प्लिकेशन, यानी कि जब वो टूट जाती है और फ्रैक्चर हो जाती है, तब हमें एहसास होता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस था, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां इतने जल्द टूट गई। इसलिए ये बहुत ही साइलेंट और बिना लक्षण वाले डिजीज है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही कॉमन बीमारी है और सभी को हो सकती है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि महिलाओं को ये कंडीशन ज्यादा होता है पुरुषों से। अगर स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो हर 3 महिलाओं में से एक महिला को ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है, और हर 7 या 8 पुरुषों में से एक पुरुष को ये बीमारी हो सकती है। और ये अक्सर एज ग्रुप, जैसे हमारी एज ग्रुप 50 के ऊपर वाली जो महिलाएं होती है, उनमें हम ज्यादा देखते हैं। पुरुषों में ये थोड़ा सा लेट शुरू होता है, जैसे अबाउट द एज ऑफ 65-70 उनमें वो लेट शुरू होता है। लेकिन महिलाओं और एज ओवर द एज ऑफ 50 ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत शुरू होना, उसके बोन्स का कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो जहां तक हम लक्षण की बात करेंगे, तो जैसे बोला, ये साइलेंट डिजीज। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कुछ हड्डियां जब कमजोर हो जाती है, नरम हो जाती है, तो कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि एक एज के बाद उनकी हाइट कम हो जाती है। तो हाइट का कम होना, और दूसरा है कि स्टूप्ड पोस्चर, यानी कि हमारा जो ये कमर का हिस्सा है वो थोड़ा सा बेंड हो जाना। तो अगर मैं ये पिक्चर वापस आपको दिखाऊं, तो जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक यंग हेल्दी पोस्चर है, फिर ये थोड़ा सा हल्का सा बेंड आ रहा है बैक पे। एंड अक्सर तो ये हमने देखा ही है कि ओल्ड एज में जो बेंड आ जाता है, तो ये हड्डियां जो है वो धीरे धीरे नरम होने के साथ साथ, तो ये जो है वो इनिशियल लक्षण आपको दिख सकते हैं कि हाइट कम हो रही है, एक बेंड सा आ रहा है, और किसी किसी को हल्का सा पीठ में, कमर में दर्द भी रह सकता है। तो हमें जो है ना, हमारी तरफ से पहले से ही सावधान होके इसके बारे में जानना है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। इसीलिए कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अगर वो ग्रुप में आप फॉल करते हैं, अगर आप वो ग्रुप में है जहाँ पे आपकी वो होने की शक्यता ज्यादा है, तो आपको डेफिनेटली जो है वो अपना चेकअप करवाना पड़ता है। अब क्या रिस्क फैक्टर्स है? तो पहले तो हम बोलेंगे कि अगर आप महिला है तो आपका रिस्क फैक्टर है।
कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो मॉडिफाइबल है, मॉडिफाइबल यानी कि हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, और कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो नॉन मॉडिफाइबल यानी कि वो है तो है, हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। जैसे अगर आप फीमेल्स है तो आपको रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस का। जैसे बढ़ती उम्र, तो आपकी उम्र जैसे 50 से बढ़ रही है तो आपका रिस्क बढ़ रहा है। अगर आपके फैमिली में, अगर आपके फैमिली में आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को ऑस्टियोपोरोसिस है तो ये फैमिली हिस्ट्री में भी लिंक्ड होता है। अगर उनको हिप फ्रैक्चर हो चुका है यंग एज में तो डेफिनेटली आपके फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज्यादा है। उन महिलाओं को जिनके, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो मेनोपॉजल यानी कि जो मंथली साइकिल्स विमेन के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, वो स्टॉप होने के बाद और ज्यादा बढ़ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क। तो अगर आपके मंथली साइकिल्स 45 के एज के पहले ही अगर रुक गई है तो आप ज्यादा रिस्क पर है। और अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है, जैसे यूट्रस निकाला गया है जिसके साथ ओवरीज भी निकाली गई है, कुछ ऑपरेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें ये, तो जो हार्मोन्स बनाते हैं वो ओवरीज भी निकाली गई हो तो आप रिस्क पे रहते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ बीमारियां है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, अगर आपको किडनी की समस्या है लंबे समय तक, लिवर की बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जॉइंट्स की दिक्कत है, अगर आप कुछ मेडिसिन पे है जैसे स्टेरॉइड्स की दवाइयां हो, ब्रेस्ट कैंसर की दवाइयां हो, तो उसमें जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं वो है, एक, अगर स्मोकिंग, अगर जो स्मोक करते हैं उनको बोन लॉस होने का ज्यादा खतरा रहता है, हड्डियां कमजोर होने का ज्यादा खतरा। तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वजन अगर जरूरत से ज्यादा आपके बॉडी के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, अगर आपकी न्यूट्रिशन बहुत ही कम है तो वो एक खतरा हो सकता है। और सिडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि हम जैसे बोलते हैं कि जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो अपनी हड्डियों को मजबूती के लिए और मसल्स की बिल्डिंग नहीं करते हैं और सिडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको एक खतरा रहता है। तो अगर आप इनमें से कौन से भी ग्रुप में फॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपको, आपकी उम्र 50-55 की होती है तो आपको रेगुलर चेकअप में एक बोन डेंसिटी करके स्कैन आता है। एक बोन डेंसिटी करके एक सिंपल एक्सरे जैसा मशीन होता है, 15 मिनट का उसमें प्रोसीजर रहता है, बस लेटना है, ओपन रहता है, इसलिए कोई मतलब एमआरआई जैसा नहीं है कि कोई अंदर जाना है टनल में, ऐसा नहीं, वो बहुत ही सिंपल एक्सरे मशीन जैसा होता है, 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। और वो बोन डेंसिटी हमको आइडिया दे देता है कि अंदर से हमारी हड्डियां कितनी मजबूत या कमजोर है। तो हमें फिर पता चलता है कि आपकी हड्डी आपके एज के हिसाब से कमजोर हो रही है या कमजोर हो चुकी है, कितने लेवल तक है, तो फिर उसका अंदाजा आ जाता है। तो बेसिकली अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, आपकी एज जो है 50 से नीचे है, और अगर आपको जो बीमारियां मैंने पहले समझाई थी जैसे लिवर की, किडनी की, वो है, तो आपके डॉक्टर हमेशा आपकी बोन हेल्थ के लिए आपका बोन डेंसिटी स्कैन करवाएंगे। लेकिन रूटीन में अगर आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं है, हाई रिस्क में नहीं है, फिर सलाह होगी कि आप आफ्टर द एज ऑफ 55, एटलीस्ट आफ्टर द एज ऑफ 60, एक बार बोन डेंसिटी स्कैन करवाइए। अगर बोन डेंसिटी स्कैन में अगर आपका नॉर्मल आया है तो हर 2 साल में एक बार आप कर सकते हैं। अगर आपके बोन डेंसिटी स्कैन में शुरुआत हो गई है कि बोन जो है वो आहिस्ते आहिस्ते कमजोर हो रहा है, तो आपके डॉक्टर आपको कुछ सलाह देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, उसके हिसाब से फिर बोन डेंसिटी 1 साल के बाद रिपीट की जाती है। या इसलिए या तो एनुअली या एवरी 2 इयर्स हम इसको मेजर करते हैं कि कंपैरिजन में कि कितना बेटर हो रहा है या वर्स हो रहा है। देखिए, अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस माने तो एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी कि ये दुनिया भर में ऑस्टियोपोरोसिस का बर्डन जो है वो काफी हाई है, काफी लोग पीड़ित है ऑस्टियोपोरोसिस से। अगर इंडिया में देखा जाए तो मात्रा ज्यादा है हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम पकड़े तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन, महिलाओं की पॉपुलेशन देखें तो उसमें से 20% महिलाएं जो अबव द एज ऑफ 50 है, जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, वो रिस्क पे होती है। तो लगभग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 46 मिलियन, और ये बढ़ता ही जाएगा फिगर साल भर साल, बिकॉज ऑब्वियसली हम ज्यादा लंबा जी रहे हैं, हमारी एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एटलीस्ट 46 to 50 मिलियन विमेन, महिलाओं को ये ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत अभी हो सकती है। तो इट इज अ वेरी लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा संख्या में महिलाओं को, स्पेशली इंडियन विमेन में। हमारा जेनेटिक्स भी ऐसा कुछ है कि हिंदुस्तानी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस और भी ज्यादा है। श्योर, आई थिंक डाइट बहुत ही एक अहम हिस्सा है हमारे कंसल्टेशन का। जैसे मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और मेरे पास बहुत आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं,
तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलना जाते हैं तो वो पहला सवाल फिर जाते जाते पूछेंगे कि खाने पीने में क्या परहेज रखना है, या फिर हमने ये छोड़ दिया, खट्टा खाना छोड़ दिया। तो ये तो जॉइंट पेन्स की बात हो गई, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में या फिर जनरल एज अ रूल आई वुड से कि आप जो है अपने खाने पीने को आपका दोस्त बनाना है। तो कोई भी ब्लैंकेट चीजें ऐसे जो है कि हम ये पूरा बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस में, अनलेस इट इज एडवाइज बाय योर डॉक्टर। तो जैसे डायबिटीज है, कुछ हार्ट डिजीज है, उनमें बीमारियों में स्पेसिफिक चीजें होती है जो हमें परहेज रखना ही है। लेकिन जैसे हमें ऐसा खुद से ही ऐसा नहीं मान लेना है कि मुझे जॉइंट पेन्स है तो मैंने खट्टा नहीं खाना है, मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उससे बहुत डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हमेशा आप अपनी डॉक्टर की सलाह के मुताबिक और जो आपको कंडीशन है उसके मुताबिक ही साइंटिफिक अप्रोच के साथ अपने डाइट को अप्रोच करें। जहां तक ऑस्टियोपोरोसिस की बात है तो अवॉइड में तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, ऐसा कोई फूड नहीं है जो हम कहते हैं अवॉइड करिए। अगर आपको दूसरी बीमारियां है तो उसके लिए तो डेफिनेटली एक हेल्दी डाइट, लेकिन इंक्लूजन ऑफ फूड जो है वो डेफिनेटली क्या आप ले सकते हैं, किसका चीज आप प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहे, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कैल्शियम, अभी बोन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें जो कैल्शियम की मिनरल है, कैल्शियम की मात्रा है वो बहुत हाई है। कैल्शियम के साथ और भी बहुत सारी मिनरल्स होते हैं, विटामिन डी होते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत बन जाती है। तो जितना हमारे अंदर कैल्शियम होगा तो हमारी हड्डियां उतनी मजबूत होगी। अब कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो एज के हिसाब से अलग अलग होती है। तो बढ़ते बच्चों में जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है। जैसे एज 50 के बाद जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डे में 1000 नॉर्मल हम करते हैं। फूड स्टफ में हमारे इंडियन किचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही रिच है कैल्शियम में, तो उनके हमें जानना है। ये एक पिक्चर है जिसमें मैंने अलग अलग फूड दिखाए हैं, लेकिन मैं उनके बारे में बताऊंगी। जैसे पहला तो मैं कहूंगी कि रागी और नाचनी, जो रागी अक्सर कहते हैं या नाचनी का आटा कहते हैं, वो बहुत ही हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम है उसमें। तो आप वो नाचनी और रागी से आप डोसा बना सकते हैं, आपका पराठा बना सकते हैं, नॉर्मल आटे में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, एंड इट इज अ वेरी वेरी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। फिर कुछ चीजें हैं जैसे तिल, तिल में बहुत हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है। तो इसीलिए शायद हमारे पुराने कल्चर में आप देखिए तो ठंडी के मौसम में हम तिल के लड्डू खाते हैं। तो ये प्रोबेबली उससे लिंक्ड हो सकता है कि ठंडी के मौसम में विटामिन डी कम मिलता है, वो मात्रा कम रहती है, तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम उस समय तिल का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 चम्मच तिल में भी इतनी मात्रा ऑफ कैल्शियम है जो आपकी रिक्वायरमेंट में, आपको डेली रिक्वायरमेंट में हेल्प कर सकती है। उसके साथ साथ जो है हमारी वेजिटेबल्स, जो हमारी सब्जियां है, उसमें पालक की भाजी, भिंडी, फिर ब्रोकोली जो है वो भी बहुत ही हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम है। सोयाबीन या फिर टोफू, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में तो है ही, लेकिन साथ साथ ये जो बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं डे टू डे में, तो इसमें बहुत ही हाई मात्रा में कैल्शियम है जो आप अलग अलग प्रकार के फूड में, अपने व्यंजन में रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम बहुत ही जरूरी है आई वुड से, एंड वी हैव टू इंक्लूड ये सब चीजें इन आवर डाइट। जिन लोगों को हड्डियों की बीमारी, जैसे मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे पेशेंट्स होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जिसको हम गठियेवाद भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में आमवाद भी बोलते हैं, यानी कि वो आर्थराइटिस जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को खतरा रहता है कि उनके बोन्स कमजोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर लूपस करके एक ऑटो इम्यून डिजीज है और एक ऑटो इम्यून बीमारी है लूपस, उन पेशेंट्स में हड्डियों कमजोर होने की ज्यादा शंका रहती है। हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि हमारी जो हार्मोनल बैलेंस होती है थायराइड की, हाइपरथायरॉयडिज्म, कुशिंग्स करके होता है, जो बॉडी का स्टेरॉइड प्रोडक्शन होता है उसमें जो ऊपर नीचे कुशिंग्स या एडिसन्स डिजीज बोलते हैं, उसमें जो होता है खतरा रहता है। फिर जैसे मैंने बोला कि लिवर और किडनी से सब प्रोसेस होता है हमारी कैल्शियम और विटामिन डी मेटाबॉलिज्म, इसीलिए अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, डायलिसिस पे है, तो आपकी हड्डियां कमजोर होने के चांसेस ज्यादा है। उसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट है तो कुछ दवाइयां दी जाती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, जिसमें हड्डियां ज्यादा कमजोर हो जाती है। और अगर आप किसी कारणवश अगर आप स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गोली स्टेरॉइड्स की होती है, जो ये सब कंडीशंस में यूजुअली यूज होती है, तो अगर स्टेरॉइड्स का लंबा आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें भी हड्डियां कमजोर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानकारी कम है और ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। प्रिवेंटेबल यानी कि हम उसको रोक सकते हैं। शुरुआत जो है वो बचपन से ही होना चाहिए। नींव जो है, हमारा फाउंडेशन जो है वो मजबूत होना चाहिए।
तो मैं समझाती हूँ, और अक्सर मैं अपने लेक्चर्स में एक उदाहरण देती हूँ कि हम बच्चों की बच्चों की हम फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, उनकी भविष्य को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये बोन हेल्थ या हड्डियों की जो हेल्थ है, हड्डियों की जो हमारी तंदुरुस्ती है, वो भी एक हमें देखना चाहिए कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए, जो बहुत ही पहले शुरू हो जाना चाहिए बच्चों के साथ। और इसका क्या लॉजिक है ये मैं समझाना चाहूंगी। तो ये हमारी लाइफ साइकिल है। तो हम देखते हैं कि जैसे हम बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक, तो हम बोल सकते हैं टीनेजर मैक्सिमम 20 इयर्स तक हमारी रैपिड बोन डेवलपमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि सेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही है और विड्रॉल कम रहता है, हमारे खर्चे नहीं है, इसलिए सेविंग्स का टाइम ये बहुत अच्छा है। इसमें अगर जितना हम कैल्शियम की मात्रा दे, जितना हड्डियां मजबूत रखे, तो आपकी पीक बोन मास जिसे कहते हैं कि आपकी हड्डियां जितनी मजबूत होनी होती है वो 20 मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक मजबूत हो जाती है। तो ये जो फेज है वो आपका इंपॉर्टेंट सेविंग्स का फेज है। अब 30 की उम्र के बाद क्या होता है, आप चाहे या ना चाहे, नेचुरल प्रोसेस होता है। बोन में क्या होता है कि न्यू बोन बनता है, ओल्ड बोन टूटता है। तो ये बनना और टूटना जो है वो पूरी जिंदगी भर चालू रहता है। तो ये जो आगे का हिस्सा है, जैसे मैंने बोला, उसमें बहुत ही कम लॉस होता है, बहुत ही कम टूटना होता है। इसलिए हड्डियां जब तक 20 और 30 की जितनी मजबूत हो वो आपका सेविंग्स हो गया। अब 30-40 की उम्र के बाद आप चाहे ना चाहे थोड़ा थोड़ा बोन लॉस होता रहता है। थोड़ा थोड़ा बोन लॉस होते होते अगर हमारा एक पॉइंट आता है महिलाओं में स्पेशली, जब उनके मंथली साइकिल्स, जैसे हम मीनोपॉज बोलते हैं कि आपकी मंथली साइकिल्स रुक जाती है, आप मीनोपॉज अचीव कर लेते हैं, तो हमारी हार्मोन्स जो होती है महिलाओं में, ईस्ट्रोजन करके, जो हमें प्रोटेक्शन देती है इतने साल बोन्स को स्ट्रांग रखने में, वो ईस्ट्रोजन की कमी हो जाती है मीनोपॉज के बाद। और वो जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है बोन को, वो प्रोटेक्शन निकल जाता है। इसलिए हमारा जो बोन लॉस हल्का हल्का हो रहा था वो एकदम ही रैपिड होने लग जाता है ये 50 की उम्र के बाद। तो अगर हमारा फाउंडेशन, अगर हमारी सेविंग्स यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग है, तो हमारा लॉस जो है अगर धीरे धीरे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी सेविंग्स पहले से ही कमजोर हो और लॉस जो है वो एकदम ही एक चंक में, एक बल्क में हमारी निकल गई, तो फिर वो रैपिड बोन लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से, जैसे मैंने पहला चित्र बताया आपको कि ऑस्टियोपोरोसिस और बोन एकदम ही कमजोर हो जाएगा, वो हो जाती है। इसलिए ये साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हमको शुरू होना है, और आज मैं दर्शकों से यही कहूंगी कि अगर आप अपने लिए सुन रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य, अपने घर पे जो बच्चे हैं उनका अभी से ही कैल्शियम कैसे बढ़ाना है, हड्डियों की मजबूती कैसी करनी है, वो शुरुआत करना है। और अपने जो बुजुर्ग हैं जिनको शायद ऑस्टियोपोरोसिस है, उनकी जांच करवा के सही ट्रीटमेंट से उनका फ्रैक्चर कैसे हम प्रिवेंट कर सके, उसके बारे में ध्यान देना है। और अगर आप ये एज ग्रुप में हैं तो अभी से कुछ प्रिवेंटिव चीजों के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपको ये ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत को आप रोक सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स, इसीलिए मुझे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अवेयरनेस करना, जागरूकता करना बहुत ही ज्यादा मेरा एक पैशन है, क्योंकि एक ये ऐसी कंडीशन है, अक्सर एलोपैथी में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं या दूसरी बीमारियों के साथ आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये क्रॉनिक बीमारी है, लंबे चलेगी, लंबे तक उसका असर रहेगा। और अक्सर हमारे पेशेंट्स पूछते हैं तो ये चला नहीं जाएगा, ये मिट नहीं हो जाएगा, आप क्योर नहीं कर सकेंगे। तो कुछ बीमारियां क्रॉनिक होती है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, यानी कि हम उसको होने से रोक सकते हैं। और सेकंड, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, उसकी जांच करते हैं, तो सभी दवाइयों से उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि हम हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम उसकी फ्रैक्चर रिस्क, यानी कि आपकी हड्डियों टूटने का और फ्रैक्चर होने का जो हमारा रिस्क है, संभावना है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो यस, आप ट्रीटमेंट लेके देख सकते हैं। आपका बोन डेंसिटी स्कैन जो है, अगर आप सही ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं तो आपका बोन डेंसिटी स्कैन जो है वो इम्प्रूव होते जाएगा। देखती हूँ अक्सर कि लोग खुद से कैल्शियम बाय करते हैं, खुद से कैल्शियम खरीद कर उसका सेवन करते हैं, फिर कुछ महीने करते हैं, कुछ महीने बंद कर देते हैं। तो उसमें क्या है कि एक प्लान्ड तरीका नहीं होता है कि हम कैल्शियम, अभी तो विटामिन डी की आपने देखा होगा कि विटामिन डी की जो हफ्ते में एक बार लेते हैं हाई डोज, वो भी बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे दर्द हो रहा था, मुझे लगा मेरा विटामिन डी कम होगा, तो मैंने उसका सेवन कर लिया हफ्ते में एक बार हाई डोज विटामिन डी का। तो ये खुद से वो ट्रीटमेंट करते हैं। मेरा बस कहना ऐसा होगा कि कैल्शियम और विटामिन डी जो है उसकी कितनी आपको मात्रा जरूरी है, वो आपके एज के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, और आपकी हड्डियों कितनी मजबूत है।
तो बेसिकली रिक्वायरमेंट जो है वो एज के हिसाब से बदलता है। अगर आप देखें तो जैसे बच्चों में अराउंड 1000 मिलीग्राम, अराउंड 600 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो उसका रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है। फॉर दिस ऑडियंस आई वुड से डेफिनेटली कि अगर हम 50-55 के एज ग्रुप में है तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो ऑटोमेटिक 1000 से 1000 मिलीग्राम पर। तो अगर आप देखे जाए तो अप टू द एज ऑफ 40, 45, 50 हम ये 1000 मिलीग्राम आसानी से हम हमारे डाइट से ले सकते हैं। जैसे जो मैंने कुछ चित्र बताए और आपको कुछ फूड्स के बारे में बताया कि कौन सी चीजों में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, तो हम ये सब जो अगर पौष्टिक खाना खाते हैं जिसमें हाई कैल्शियम है तो हमारी रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम तक इजीली पूरी हो जाती है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 50 सिर्फ खाने पीने से हमारा ये 1200 मिलीग्राम पर डे का रिक्वायरमेंट हम नहीं उसको अचीव कर सकते हैं। तो वो हाई रिक्वायरमेंट के लिए फिर हमको देखना पड़ता है कि हम आपको कैल्शियम की एडिशनल सप्लीमेंट्स दें। तो कैल्शियम की जो गोलियां होती है वो अक्सर 500 मिलीग्राम्स में आती है। तो हम देखते हैं कि आपकी हड्डियां, आपका रिस्क क्या है, कितनी कमजोर है आपकी हड्डियां, आपको 500 मिलीग्राम की जरूरत है या फिर 1000 मिलीग्राम की जरूरत है, आपका डाइट क्या है। डाइट में बहुत ही कम कुछ लोग जो है वो दूध, दही ये सब चीजें नहीं खाते हैं, तो फिर हमें उस हिसाब से देना पड़ता है कि आपको 500 मिलीग्राम लेना चाहिए, 1000 मिलीग्राम लेना चाहिए। और उसी तरह से विटामिन डी जो नॉर्मल प्रेपरेशन होता है कैल्शियम के साथ विटामिन डी वाला, उसमें 400 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। हमारी रिक्वायरमेंट अप टू 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है, यानी कि अगर हम कैल्शियम की टैबलेट देते हैं तो दिन में उसको 2 बार लेने के लिए बोलते हैं। और ये जो विटामिन डी है यूजुअली हमें फूड से, कैल्शियम तो हमें खाने पीने से मिल जाता है, लेकिन विटामिन डी बहुत ही कम मात्रा में फूड्स में पाई जाती है। विटामिन डी जो है वो अक्सर हमको जो है वो नॉनवेज फूड से, तो इंडियन पॉपुलेशन, हमारी हिंदुस्तान की जनता मेजॉरिटी वेजिटेरियन होने के कारण, और अगर वो फिश का, खास करके ऑयली फिश जो होते हैं, जैसे रावस बोलते हैं, एक फिश है साल्मन करके जो रावस फिश होती है, या फिर मैकरल होती है, बांगड़ा करके जो फिश होती है, ये सब जो ऑयली फिशेस है उसमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर कुछ लोग उनका सेवन कर रहे हैं तो फिर भी विटामिन डी उनको मिल सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द विटामिन डी नेचुरली हमें मिलता है वो है सन से। तो विटामिन डी कैसे प्रोड्यूस होता है, जो सनलाइट होती है वो हमारे स्किन पे पड़ती है, और स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ फिर एक प्रोसेस होता है जिससे विटामिन डी बनती है। तो मेजॉरिटी विटामिन डी हमको नेचुरल सोर्स सनलाइट से मिलता है। वो फूड स्टफ में विटामिन डी बहुत ही कम मात्रा में होता है। मोस्ट लाइकली तो लिगामेंट टेयर जो है वो ज्यादा प्रेशर के कारण, अगर आपकी एज जो है वो 50 से नीचे है तो मोस्टली लिगामेंट टेयर किसी स्पोर्ट्स इंजरी से या फिर कोई आपको चोट लगी हो उससे लिगामेंट टेयर होने का, उससे लिगामेंट टेयर हुआ होगा। और लिगामेंट टेयर जब होता है तो उसकी डिग्रीज अलग अलग होती है। कभी कभी वो लिगामेंट टेयर जो एमआरआई पे डिटेक्ट होता है वो काफी माइल्ड हो सकता है, यानी कि एक हल्का सा एक छेद जैसा हो जाता है, हल्का सा एक टेयर जैसा होता है। किसी किसी को वो टेयर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्टेबिलिटी होती है, लिगामेंट्स यूजुअली रबर बैंड्स जैसे होते हैं जो हमारी नी को एक स्टेबिलिटी देते हैं, नी को एक सीधे पोजीशन में रखते हैं। तो अगर आपकी लिगामेंट टेयर बहुत ज्यादा हद तक है जो एमआरआई में आई है और आपका इंस्टेबिलिटी हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो फिर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि वो आर्थ्रोस्कोपी करके, आर्थ्रोस्कोपी जो एक कैमरा टेस्ट होता है, घुटने के अंदर जो कैमरा लगा के एक प्रोसीजर करते हैं, सफाई करते हैं, उसमें स्टिचेस करते हैं, बेसिकली लिगामेंट रिपेयर करने का फिर प्रोसीजर करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें ध्यान रखना है कि आपकी रिकवरी के टाइम पे, बिफोर ऑपरेशन और आफ्टर ऑपरेशन, आपको जो है अपनी मसल्स को बहुत स्ट्रांग रखना है। जितना आपका मसल स्ट्रांग होगा, अपनी घुटने जो है वो कम डैमेज होंगे। इसलिए अगेन एक्सरसाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोपोरोसिस में भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वॉकिंग फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे, जो हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। तो 30 मिनट्स इन अ डे ब्रिस्क वॉकिंग, उससे जो है वो हार्ट डिजीज वगैरह तो ठीक ही रहती है, लेकिन उससे साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियां मजबूत करने में भी वो बहुत ज्यादा मदद करती है। मसल्स जो है हमारे नी के ऊपर, जो हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स बोलते हैं, जिससे हम उठने बैठने का सहारा लेते हैं, वो मसल्स को हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। इसलिए नी के एक्सरसाइजेस, वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर जनरल बोन हेल्थ। हम अक्सर मानते हैं कि एक मान्यता है कि अगर हमें जॉइंट पेन हो रहा है तो
एज है, ये बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम रूमेटोलॉजिस्ट जो है वो जॉइंट्स की बीमारियों के साथ स्पेशलिस्ट है, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस करके या फिर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो हम बोलते हैं, गठियेवाद बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को स्पेयर नहीं करती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, ये बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी हो सकती है। यंग महिलाओं को तो अक्सर ये बीमारियां ज्यादा होती है। इसमें जॉइंट्स में पेन होना, जॉइंट्स में सूजन आ जाना, ये सब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण होते हैं जो यंग एज में शुरू होती है। ये बीमारी ही यंग एज की होती है। इसलिए यस, आप ऐसा ना समझे कि अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि ये यंग एज में ना हो। यंग एज की कुछ बीमारियां, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। ओके, सो ओवर द एज ऑफ 50 है, उनका अगर मेनोपॉज हो गया यानी कि मंथली साइकिल्स बंद हो गए हैं, तो वो फीमेल है, ओवर द एज ऑफ 50 है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, तो ये 3 रिस्क फैक्टर्स तो जैसे हमने डिस्कस किए थे वो है। उसके साथ साथ ऑब्वियसली उनका वेट जो है, लाइफस्टाइल कैसी है, एक्सरसाइज करते हैं नहीं, वो भी एक फैक्टर बन जाता है रिस्क ऐड करने में। इनको अपने डॉक्टर की सलाह से देखना है कि इनको कैल्शियम सप्लीमेंट्स इनका डाइट में कितना है। डाइटरी अगर ये बन पा रहा है अप टू 1000 मिलीग्राम्स तो अच्छी बात है। तो जो हमने चार्ट दिखाया था वो शायद हम पेज पे लगा भी सकते हैं कि कितनी फूड्स की मात्रा में, या फिर इजीली हम सर्च कर सकते हैं कि जो फूड की मात्रा है उसमें कितना मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अगर आपका ये सब सेवन करने से अगर 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम बन पा रहा है तो अच्छी बात है। अगर आपकी डाइट कमजोर है कैल्शियम में तो डेफिनेटली डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करके आपका कैल्शियम विटामिन डी लेवल चेक करके, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है तो आपकी बोन डेंसिटी चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि आपकी हड्डियां ये स्टेज पे कौन से लेवल पे है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हुई है, नॉर्मल है, ऑस्टियोपीनिया यानी कि शुरुआत हो गई है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसके हिसाब से हमारे फिर जो रिपोर्ट देखेंगे वो डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आपको कैल्शियम कितनी मात्रा में और कौन से सप्लीमेंट्स कितने महीने तक कंटिन्यू करना है। ये जो सवाल है वो पॉस्चर या मैकेनिकल, जिसको हम मैकेनिकल पेन बोलते हैं, यानी कि हम सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है, कुछ वेरिएशंस होता है। ऐसा नहीं है कि अबनॉर्मल है, नॉर्मल और अबनॉर्मल एक अंतर होता है, और दूसरा होता है वेरिएशन। तो हम सब में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है बॉडी में। तो फ्लैट फुट भी कई लोगों को होता है। अभी उससे जो है हम जैसे चलते हैं, हमारा जो प्रेशर पड़ता है वो अलग अलग होता है। तो आप अपने बैक की किस तरह से ध्यान रख रहे हैं। जैसे आजकल हम बहुत ही स्क्रीन टाइम यूज कर रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी आजकल तो हमें ज्यादा इंडोर्स बैठना पड़ रहा है, सारा काम जो है वो मोबाइल और लैपटॉप पे हो रहा है। इसलिए जो हमारा पोस्चर है वो बहुत ही बड़ी चीज है जिसको हमें मेंटेन करना है इन अ हेल्दी वे। सो जैसे हम बैठते हैं, हमारी एक्सरसाइज रहनी चाहिए, योगा रहना चाहिए। और जो फ्लैट फुट है उसके लिए हम कुछ खास ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन आई थिंक इफ यू जस्ट मेंटेन अ जनरल हेल्दी डाइट, अगर आपका डाइट है जो हेल्दी है और आप एक्सरसाइज करें जिससे आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहे, तो दैट शुड बी ओके। एंड यू शुड वेयर फुटवेयर। जो आपका फुटवेयर है वो आप ऐसा पहने, स्पेशली ड्यूरिंग वॉकिंग या आप एक्सरसाइज करते हैं, तो फुटवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें थिक सोल हो, ताकि आपका फुट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे और आपके ओवरऑल फिर पोस्चर और स्पाइन को वो एक स्टेबिलिटी दे सके। आई थिंक मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट विटामिन डी के बारे में कहना चाहूंगी। अक्सर हम मानते हैं कि विटामिन डी मतलब हमारे इंडिया में तो हम एक बहुत ही सन रिच नेशन है, हमारे पास बहुत धूप है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्री। फिर भी हमारे पॉपुलेशन में, हमारी जनसंख्या में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो ये एक तरह का जो है ना, हमें लगता है कि हम तो बहुत धूप में रहते हैं, हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ये एक गलत बात है। हिंदुस्तानियों में विटामिन डी डेफिशिएंसी का रिस्क जो है वो बहुत ही हाई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला विटामिन डी जो है वो हमें नेचुरल सोर्स सनलाइट से मिलता है और वो हमारे स्किन से प्रोसेस होता है। अब एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न पॉपुलेशन, हमारी जो स्किन कलर है अभी उसमें मेलेनिन ज्यादा है। मेलेनिन इज प्रोटेक्शन। तो क्या होता है कि जो अब्जॉर्प्शन होता है सन का वो लिमिटेड हो जाता है। इसलिए जिनकी ब्राउन स्किन है और हमारी इंडियन जैसी डार्क स्किन है, उनको सन अब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा समय तक लगता है। जो 15 मिनट में वेस्टर्न पॉपुलेशन का होता है वो हमें 1 आवर तक एक्सपोजर, 1 घंटे तक एक्सपोजर की जरूरत होती है। और वो भी ऐसा है कि समय भी होता है, क्योंकि ये जो विटामिन डी है वो पूरा दिन नहीं, एक पर्टिकुलर समय होता है जब हमारे यूवी बी रेज, जो अल्ट्रावायलेट बी रेज होते हैं सनलाइट के, वो अल्ट्रावायलेट बी रेज जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में अराउंड 10 सुबह के 10 AM से 3 बजे तक रहती है।
और अगर हम देखे जाए हमारे अर्बन शहरों के लाइफस्टाइल में, तो 10 बजे से 3 बजे तक हम यूजुअली हमारे एसी ऑफिसेज में होते हैं, घर के अंदर होते हैं। कल्चरल फैक्टर्स होते हैं कि हम ज्यादा धूप में नहीं निकलते हैं, हमारी स्किन का हम केयर करते हैं इसलिए। और दूसरी बात है कि कल्चरली वी आर वेरी क्लोथ, तो हम अगर धूप में भी रहे तो हम साड़ी, सलवार कमीज, पर्दा, बुर्का, तो हमारी तो जो कवर अप, तो विटामिन डी के लिए यूजुअली 1 घंटा सन एक्सपोज्ड, यानी कि आपका 75% बॉडी एक्सपोज्ड हो, लेग्स, आर्म, बैक, तो आपको विटामिन डी मिल सकता है। इसलिए ये सब कारणवश जो है वो हम हिंदुस्तानियों में विटामिन डी की कमी बहुत पाई जाती है। और आप विटामिन डी का सेवन खुद से ना करें, बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी जो है हर चीज की मात्रा होती है। आपको अपना लेवल चेक कराना है, उसी के हिसाब से कितने हफ्ते तक आपको हाई डोज विटामिन डी लेना है वो डॉक्टर के सुपरविजन से ही ले। और जाते जाते आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जैसे मैंने पहले कहा कि आपका ये बोन हेल्थ जो है, आपकी हड्डियों की मजबूती एक इन्वेस्टमेंट है, उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखे। उसका जो है वो पहले से ही शुरुआत कर दे कि आप उसको किस तरह से बच्चों से टिल टीनेजर एंड ओवर द एज ऑफ 50। डाइट, एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपनों के लिए केयर करते हैं तो आफ्टर द एज ऑफ 55 आपकी मदर को, सिस्टर को, ग्रैंड मदर को आप जो है हर बर्थडे पे, आई थिंक बर्थडेज आर गुड टू मार्क योर काइंड ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हम विश करते हैं। तो बेसिकली आप वो साल में एक बार उनको, उनकी आफ्टर द एज ऑफ 55 आपको देना ही है तो एक गिफ्ट करे जिससे वो जाके अपनी बोन डेंसिटी करवाए। तो उसी बहाने से वो बोन डेंसिटी करवाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी हड्डियों में, क्योंकि एज ऐसे साइलेंट होता है तो ये फिर हमें पता नहीं चलता है। तो जब तक हम ये एक्टिवली हमारी ओर से हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप एक बोन डेंसिटी गिफ्ट करिए, उसमें आपको 15 मिनट का काम होता है, बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है और ज्यादा कराना भी नहीं है, साल में एक बार या 2 साल में एक बार कराना होता है और ट्रीटमेंट बहुत ही उसका सिंपल होता है। तो आई वुड लाइक टू से कि आपकी बोन हेल्थ को जो है वो प्रायोरिटी दीजिए और डाइट एंड एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।